हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स की बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स देखने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इन्हीं क्वेश्चनों पे पूरा चैप्टर बेस है। तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे चैप्टर को ही कवर कर रहा है, इसीलिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। पहला जो मुख्य प्रश्न है वो है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में चयन क्यों अनिवार्य है, यानी चुनना क्यों अनिवार्य है। तो इसका आंसर ये है कि जो चुनना है या जो चयन है वो एक समस्या है अर्थशास्त्र में, चयन की समस्या। वो चयन की समस्या क्यों है वो देखते हैं। तो चयन की समस्या इसलिए है क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है और सीमित जो संसाधन है उसके वैकल्पिक प्रयोग है। पहला तो ये कि संसाधन सीमित है और दूसरा ये कि जो सीमित संसाधन है उसके भी वैकल्पिक प्रयोग है, यानी बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पिछली वीडियो में कि जैसे एक व्यक्ति है वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, तो ये उसका संसाधन है जो सीमित है, वो महीने का 10,000 कमाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसको क्या है, बहुत सारी आवश्यकता है, उसको घर बनाना है, बाइक खरीदनी है, किसी का इलाज कराना है। तो ये क्या है, उसकी आवश्यकता है जो बहुत सारी है, यानी उसके बहुत सारी है, यानी उस 10,000 का जो है वो बहुत सारा यूज़ है। वो 10,000 को कहाँ खर्च करेगा, वो 10,000 से बाइक खरीदे या घर बनाए, घर में उस 10,000 को लगाए या एसी खरीदे या कूलर जो भी खरीदे, मतलब उस 10,000 को वो कहाँ लगाए, 10,000 को किस चीज़ के लिए लगाए, उसी चुनने की समस्या को चयन की समस्या कहते हैं। इसीलिए संसाधन सीमित है, यानी संसाधन यानी 10,000 रुपये महीने का है, और सीमित संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है, यानी घर भी लेना है, एसी खरीदना है या बाइक खरीदना है या किसी का इलाज कराना है, तो ये उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। अगला मुख्य प्रश्न है कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। यानी वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को डिफाइन करना है, उसके बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करनी है। तो पहले वास्तविक अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो वास्तविक अर्थशास्त्र होता क्या है, तो वो अर्थशास्त्र जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है वो। दूसरा ये कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है कि ये क्या था, क्या है और क्या होगा के कथन से संबंधित होता है। यानी वास्तविक अर्थशास्त्र उस वर्ड से रिलेटेड होता है जिसमें अगर आ गया क्या था, क्या है और क्या होगा, इस कथन से संबंधित होता है वास्तविक अर्थशास्त्र। तीसरा ये कि वास्तविक कथन जो होते हैं, यानी क्या था, क्या है और क्या होगा, ये सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि इसके तथ्यों तथा आंकड़ों को जांचा जा सकता है और इसके जो कथन होते हैं वो मूल्यांकन निहित नहीं होते हैं, यानी इनके कथनों का कोई मूल्यांकन नहीं होता, यानी कि ये जो कथन होते हैं वो बिना सोचे विचारे होते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र तो देख लिया, अब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र देखते हैं कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो ये वो अर्थशास्त्र होता है जिनमें आर्थिक मुद्दों पर अर्थशास्त्रियों के विचार होते हैं या अर्थशास्त्रियों के विचार से आर्थिक मुद्दे संबंधित होते हैं, वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाते हैं। ये अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए के कथन से संबंधित होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र केवल विचार दर्शाते हैं, बस थॉट दिखाते हैं, विचार दिखाते हैं कि हाँ कि ये अर्थशास्त्रियों के विचार हैं। इसके तथ्य और आंकड़ों को जांचा नहीं जा सकता, यानी कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के जो तथ्य होते हैं या जो आंकड़े होते हैं उसको जांचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये केवल विचार दर्शाते हैं और विचार में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये तो उसके आंकड़ों को जांचा नहीं जा सकता। और इसके जो कथन होते हैं वो मूल्यांकन निहित होते हैं, यानी कि मूल्यांकन यानी सोचे विचारे होते हैं। अगला मुख्य प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। यानी अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन देनी है और उसके जो प्रकार हैं, अलग अलग जो प्रकार हैं
उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी व्याख्या करनी है स्पष्ट रूप से। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? वो व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक क्षेत्र के लोग के से मतलब है इसका कि यानी किस कहीं के भी, ज़रूरी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था होती है, किसी गांव की भी अर्थव्यवस्था होती है, किसी ज़िले की भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, या किसी घर की भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, क्योंकि ये एक क्षेत्र के लोगों के बारे में बात कर रहा है जो अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार भी होते हैं, आइए उन प्रकारों को देखते हैं। अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार है नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये देखते हैं। यानी वो अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का या किसी केंद्रीय अधिकारी का नियंत्रित होता है, वो नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी या तो नियंत्रित होगी या तो केंद्र यानी किसी के कंट्रोल में होगी, किसी केंद्रीय अधिकारी के कंट्रोल में होगी। और वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का या किसी केंद्रीय अधिकारी का नियंत्रण हो, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? नियोजित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नियंत्रित या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। यानी जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं इस अर्थव्यवस्था में, वो समाज की भलाई के लिए लिए जाते हैं, ना कि किसी लाभ के लिए। दूसरा ये है कि उपभोक्ता का इसमें प्रभुत्व नहीं होता, यानी उपभोक्ता का इसमें कोई प्रभुत्व नहीं होता। इसमें ये नहीं है कि उपभोक्ता जो चाहे वो करेगा, जो चाहे वो खरीदेगा, जो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, वो जो उपभोक्ता को देगी, उपभोक्ता को वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी, ना कि उसके अलावा कोई दूसरी चीज़। अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अधिकतर संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। और इस अर्थव्यवस्था में अधिकतर वस्तुओं की जो कीमत होती है वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है, सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है वस्तु की कीमतें। आखिरी ये कि आर्थिक क्रियाएं जो होती है इसमें, वो सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती है। यानी जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जो भी आर्थिक लेन देन, जो कुछ भी हो रहा है आर्थिक से रिलेटेड, वो कहाँ पे होता है? वो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। यानी सीधा सिंपल कहें तो वो अर्थव्यवस्था जिस पे सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो है स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था होती है? तो वो अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है, वो बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के लिए लिए जाते हैं। यानी ये वो अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें समाज के कल्याण के लिए आर्थिक निर्णय लिए जाएं। ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें लाभ को, प्रॉफिट को अधिक करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, वो अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीद सकता है। ये नहीं कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की तरह उपभोक्ता को वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी जो सरकार उसे बेचेगी। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें उपभोक्ता भी बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, वो जो चाहे खरीद सकता है। और अधिकतर संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होता है, ना कि सरकार का। वस्तु की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वस्तु की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या था कि उसमें वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता था? सरकार निर्धारित करती थी। और इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। यानी कि स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो ज़्यादातर निजी क्षेत्र में होती हैं। लेकिन केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या था कि सभी आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय थी। तीसरा और आखिरी जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम में ही पता चल रहा है, मिश्रित यानी मिला जुला या घुली मिली अर्थव्यवस्था। क्या है कि ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है, फिर भी
सरकार द्वारा नियमित की जाती है। यानी सीधा सिंपल ये है कि आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का तो नियंत्रण होता ही है और उसके साथ साथ सरकार का भी नियंत्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा लाभ अधिकतम करने के लिए दोनों के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय दोनों चीज़ के लिए की जाती है, सामाजिक कल्याण के लिए भी और लाभ अधिकतम करने के लिए भी। और इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं के पास आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करती है, जैसे उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन क्या होता है इसमें सरकार भी कुछ नियंत्रण रखती है। सरकार क्या करती है, उन लोगों को उन वस्तुओं की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो उपभोक्ता नहीं खरीद सकते हैं उन आवश्यक वस्तुओं को, उन लोगों को सरकार उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराती है जो वो नहीं खरीद। यानी इस अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता होते हैं उनका प्रभुत्व होता है, यानी वो अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार उन लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराती है जो लोग उन आवश्यक वस्तुओं को नहीं खरीद सकते। जैसे सरकार क्या करती है, राशन बांटती है, यानी कि सरकार उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराती है जो लोग उन वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता है। इसमें क्या है कि सरकार जो बांटेगी उपभोक्ता को वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जैसे सरकार अगर गेहूं और चावल ही बांट रही है राशन में, तो उसमें उपभोक्ता अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं खरीद सकता, उपभोक्ता को बस चावल और गेहूं ही खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता है। संसाधनों पर बाजार तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है और वस्तु की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि संसाधनों पर भी सरकार और बाजार दोनों का नियंत्रण होता है, लेकिन और तो और वस्तु की कीमत जब निर्धारित की जाती है तो ज़्यादातर वस्तु की कीमत तो बाजार द्वारा निर्धारित हो जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको सरकार ही निर्धारित करती है उन वस्तुओं की कीमत। और आर्थिक क्रियाओं पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सक्रिय होते हैं। और लास्ट में है कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में सक्रिय होती है। यानी आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में भी होती है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी होती है। अगला मुख्य प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इनके अंतरों को देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी छोटे लेवल का अर्थशास्त्र, यानी कि वो अर्थशास्त्र जो एक छोटी इकाई जो एक छोटी आर्थिक इकाई से रिलेटेड हो, या किसी एक उत्पादक या एक उपभोक्ता, इन सब से रिलेटेड हो, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो व्यक्तिगत रूप से संबंधित होती है। जैसे एक उपभोक्ता क्या खरीदता है, उपभोक्ता के खरीदने से रिलेटेड, या उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस में आती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती है। उनकी आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करना किस में आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसको क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, एक उत्पादक है, एक उद्योग में एक उत्पादक क्या करता है, किसी वस्तु की कीमत वहीं से निर्धारित करता है कि हाँ मुझे इस वस्तु की कीमत इतनी रखनी चाहिए। तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, कीमत सिद्धांत भी कहलाता है। दूसरा ये कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो समष्टि चर होते हैं वो स्थिर होते हैं। क्यों, क्योंकि समष्टि क्या है, एक बहुत बड़े लेवल का है। व्यष्टि क्या है, एक छोटे लेवल का होता है, समष्टि क्या है, बड़े लेवल का है। तो समष्टि चर स्थिर रहते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है। ये क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। इसलिए इसमें जब हम इसका अध्ययन कर रहे हो तो हमें समष्टि यानी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, जो बड़े लेवल की अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, उसके बारे में हम नहीं सोचते, उसको स्थिर रखते हैं। जो जैसा है वो वैसा है। बस हमें व्यक्तिगत यानी एक बंदे को लेकर उसका अध्ययन करना है, एक उपभोक्ता का अध्ययन करना है या एक उत्पादक का अध्ययन करना है, ना कि पूरे अर्थव्यवस्था के उत्पादक का या पूरे अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता का। चौथा ये कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं में
बाजार की शक्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो भी समस्याएं आती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? बाजार की शक्तियों से रिलेटेड होती हैं। कोई भी समस्या है या कोई भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का समाधान है वो किससे रिलेटेड होता है? बाजार की शक्तियों से ही होता है बस। व्यष्टि में हमने देखा कि एक छोटी सी इकाई, छोटे लेवल पे जो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और जब इसका अपोजिट यानी बड़े लेवल पे जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। इस बड़े लेवल पे जैसे यानी जिसमें सभी आर्थिक क्रियाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, वो क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या था कि जो आर्थिक क्रियाएं थी वो किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड थी, किसी एक उत्पादक से रिलेटेड थी, किसी एक उपभोक्ता से रिलेटेड थी। लेकिन समष्टि में क्या होता है? समष्टि में बिल्कुल अलग है। समष्टि में क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, यानी एक उत्पादक से नहीं, सभी उत्पादक से, एक उपभोक्ता से नहीं, सभी उपभोक्ता से रिलेटेड आर्थिक क्रियाएं किस में आ जाती है? समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े लेवल पे है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं, यानी जब बड़े लेवल पे अध्ययन किया जा रहा हो तो छोटे मोटे लेवलों को नहीं देखा जाता, इसलिए व्यष्टि चर क्या कहलाते हैं? व्यष्टि चर हमेशा स्थिर रहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करते समय। चौथा ये कि समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं में सरकारी नीतियों को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का है, इसलिए सरकार क्या करती है? इसमें हस्तक्षेप करती है। कोई भी समस्या उसका समाधान निकालती है, यानी सरकार ही इस जो भी समस्याएं समष्टि अर्थशास्त्र में आती है उसमें क्या करती है? सरकार का ही हस्तक्षेप होता है।